हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चली थी काइनेमेटिक्स और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम हालांकि इस वक्त सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसकी नॉलेज के आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो रेफरेंस फ्रेम समझिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही बात है। रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम का मतलब है कि ए सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अटैच्ड विद ए क्लॉक। यह है रेफरेंस फ्रेम। आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस सपोज, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर तीनों कट कर रही हैं, ये ओरिजिन ओ। अब ये क्लॉक लगी हुई है, इसमें टाइम को बताने के लिए ये क्लॉक लगी हुई है। तो ये होता है रेफरेंस फ्रेम। आप कहेंगे इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि आप देखिए कि कोई भी रेफरेंस फ्रेम आप जब लेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये रूम है तो इसमें भी एक रेफरेंस फ्रेम अटैच हो सकता है और होता है। आप एक कॉर्नर देखिए, ये कॉर्नर ये ओरिजिन है, ये जो कॉर्नर है ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब अगर कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर लगी है एक क्लॉक और वो बॉडी जो है वो मोशन में है, तो जो बॉडी मोशन में है तो उसकी डिफरेंट पोजीशन होंगी डिफरेंट टाइम पर। तो क्लोजली सेपरेटेड टाइम इंटरवल पर उस बॉडी की जो पोजीशन है वो हमें नोट करनी होती है उस रेफरेंस फ्रेम में। तो हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या उसकी जो मोशन है उसके बारे में आप लोग कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं। तो इसलिए रेफरेंस फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। तो रेफरेंस फ्रेम में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पर क्लॉक लगी होगी उसकी पोजीशन को बताने के लिए कि इस इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन ये थी। किसी भी इंस्टेंट पर आप जो पोजीशन बताते हैं उसमें आप बताते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स उसके, क्योंकि ये स्पेस है। तो अगर बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी है, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन से आप इसे ज्वाइन करेंगे। जैसे कि बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर चला एक्स डिस्टेंस, फिर चला वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस, फिर जेड एक्सिस पर जेड डिस्टेंस, ये कवर यहाँ पर पहुँचा। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बताते हैं? पोजीशन वेक्टर होता है कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, तो ओरिजिन से आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एरो लगाएंगे इस तरफ, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है। मैं आपको फिगर में बनाकर बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पर उसका पोजीशन वेक्टर बताना है तो आप कैसे बताएंगे। सपोज़ पहले ये चला 1 2 3 4 एक्स डिस्टेंस चला यहाँ तक, फिर चला वाई डिस्टेंस ऐसे 1 2 3, ये पहुँचा वाई, ये डिस्टेंस कितनी हुई वाई। फिर चला जेड 1 2 3 4 5, तो ये चला जेड, कैसे पहुँचा दिस, फिर यानी एक्स डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर वाई डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, फिर z डिस्टेंस अलॉन्ग z एक्सिस, तो यहाँ पर पहुँचा। तो ये उसका पोजीशन हो गया P। कितने कोऑर्डिनेट हो गए इसके? कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z, ये हो गए। अगर आपको पोजीशन वेक्टर बताना है तो आप क्या करेंगे,
आप ओरिजिन से पहले कहाँ था, ओरिजिन पर कहाँ पहुँच गए, यहाँ, तो इसकी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आप इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये होता है वेक्टर आर, इसे हम कहते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। आप देखिए कि जो 1 यूनिट हम डिस्टेंस कवर करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, इसे हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं आई कैप, दिस इज़ कॉल्ड आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस ये दिस इज़ कॉल्ड जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस दिस इज़ कॉल्ड के कैप, ये होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, अभी आप खाली ऐसे समझ लीजिए कि अगर चला अलोंग एक्स एक्सिस तो ये हो गया एक्स आई वेक्टर, फिर चला अलोंग वाई एक्सिस इतना वाई डिस्टेंस जेड एक्सिस के अलोंग तो प्लस वाई जे कैप, इसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और प्लस फिर चला कितना जेड, यानी एक्स चला ऐसे, वाई चला ऐसे, जेड चला ऐसे, तो यहाँ पहुँच गए तो जेड इंटू के कैप, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। इस तरह से हम लोग किसी भी इंस्टेंट पर किसी बॉडी के पोजीशन वेक्टर के बारे में आप बता सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ओके। तो इसलिए हम लोगों को एक रेफरेंस फ्रेम ज़रूरत पड़ती है कि उस रेफरेंस फ्रेम में हम किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की पोजीशन नोट कर सकते हैं, और किस इंस्टेंट पर पोजीशन है इसको बताने के लिए हम लोग एक क्लॉक का यूज़ करते हैं। तो जो रेफरेंस फ्रेम हमारे पास होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। देखिए क्या फ़र्क होता है दोनों में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी आपका रेफरेंस फ्रेम है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जो रेफरेंस फ्रेम है ये कहाँ से अटैच्ड है, क्योंकि अगर आप उसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, अगर आपके पास जो रेफरेंस फ्रेम है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो आपकी पोजीशन क्लियर नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप मानिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं और अगर आपने मान लिया कि जो रेफरेंस फ्रेम है वो बस की सीट से अटैच्ड है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी जो पोजीशन है वो रेस्ट की पोजीशन है। भले ही बस चल रही हो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बस तो आप रेस्ट की पोजीशन में है, इसलिए इस रेफरेंस फ्रेम में आप रुके हुए हैं, रेस्ट की पोजीशन में। लेकिन अगर आप रेफरेंस फ्रेम अटैच कर देते हैं रोड से तो फिर बस चल रही है, बस की सीट पर आप बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब फिर अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाता है तो फिर जो आपकी पोजीशन है वो रेस्ट की पोजीशन ना होकर बल्कि एक मोशन की पोजीशन हो जाया करती है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि एक दूसरी बस आपके पास से गुजर रही है और वो आपसे फास्ट स्पीड से मूव कर रही है, तो फिर अगर उस बस से अटैच रेफरेंस फ्रेम है तो इसका मतलब कि उसके रेस्पेक्ट में आपका जो मोशन है वो बैकवर्ड मोशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर देते हैं तो फिर जो आपकी पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, इसलिए जो रेफरेंस फ्रेम है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि कहाँ से अटैच्ड है। फिर मैंने आपको बताया कि जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्या फ़र्क होता है ये समझिए। जो मैंने आपसे कहा कि 2 टाइप के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये 2 टाइप के रेफरेंस फ्रेम हो सकते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं पहला इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के बारे में। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फ्रेम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होता है। पहली बात। दूसरी बात ये, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के बिहेवियर को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिहेवियर
behavior of a body can be explained by Newton's first law. कि अगर बॉडी का मास m है और आपने उस पर एक फोर्स लगाया, तो अगर आपने उस पर एक फोर्स लगाया तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। और अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, अगर एक बॉडी थी, उसका मास था m और आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया F, तो आप देखेंगे कि इसमें इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह की बातें हम लोग इस रेफरेंस फ्रेम में कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि इफ़ F इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट कि बॉडी विल बी either at rest or moving with uniform velocity. ऐसा होगा, ऐसे रेफरेंस फ्रेम में हम इन लॉस के अकॉर्डिंग उस बॉडी के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखिए कि इसका जो एग्ज़ाम्पल है, किसी भी रेफरेंस फ्रेम की अगर हम बात करें जो अटैच्ड है किसी रूम के साथ या रूम में पड़ी हुई शीट के साथ, तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। या अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई ट्रेन है, अगर उससे अटैच्ड है तो वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्टेशनरी बॉडी या किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी से अटैच्ड जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं। आप लिखेंगे कि द रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड with a body at rest or moving with uniform velocity are inertial reference frame. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बताया यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम लोग कि, बल्कि आप ही कह दो कि तीसरी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड with the seat of a room or with the seat of a uniformly moving train will be inertial reference frame. ऐसा कोई रेफरेंस फ्रेम है जो कि या तो किसी स्टेशनरी रूम तो स्टेशनरी होता है, अगर रूम की किसी सीट से अटैच्ड है, या फिर किसी यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन की सीट से अगर अटैच्ड है, तो फिर वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन मतलब हुआ कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसका मतलब है यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन का मतलब है कि मूविंग
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं है, वेलोसिटी की बात है कि ना तो स्पीड चेंज हो और ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो, तो उससे जो अटैच्ड होगा वो हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। ओके, आप देखिए दूसरा हमारे पास है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ये है। इसमें आप देखिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं होगा, नाम से नॉन इनर्शियल है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरी बात कि बिहेवियर, जो भी बॉडी का बिहेवियर है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। आप लिखेंगे कि बिहेवियर ऑफ द बॉडी इन दिस फ्रेम कैन नॉट बी explained by Newton's first law। आप समझिए कैसे, आप ये मानिए कि अगर आप लोग एक मैरी गो राउंड झूले में बैठे हैं जो घूमता है ऐसे, ये घूमता है, आप इसकी सीट पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आप एक ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जब झूला चलना शुरू करेगा तो आप एक ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे जो आपको रेडिली आउटवर्ड बाहरी तरफ खींच रहा होगा। अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो बाहर गिर जाएंगे। अगर आपके पास एक बॉल है, आपकी गोद में एक बॉल रखी हुई है और आपने उसको पकड़ा नहीं है, जब जैसे चलेगा झूला ऐसे करके तो बॉल जाएगी रेडिली आउटवर्ड, आपको जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना, ये होगा। अब क्या उस बॉल पर कोई फोर्स लगा, आप बैठे हैं रेफरेंस फ्रेम में, क्या आप पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या उस बॉल पर कोई फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स? तो कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा था वहाँ पर, लेकिन फिर भी आप एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, जो बॉल का मोशन हो गया विदाउट एनी फोर्स, उसमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, वो बॉल चली गई बाहर, तो इसका जो बिहेवियर है इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये हुआ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है फास्ट स्पीड से। जब बस चल रही है फास्ट स्पीड से, अचानक जो ड्राइवर है उसने बस में ब्रेक लगा दिया। जब ड्राइवर ने बस में ब्रेक लगा दिए तो जो एक बॉक्स रखा होता है गैलरी में, तो वो बॉक्स कहाँ जाएगा? खिसक के आगे पहुँचेगा। अब किसी ने उस पर फोर्स अप्लाई किया नहीं उस बॉक्स पर, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया फिर भी बॉक्स खिसक कर आगे पहुँच गया, तो जो बॉक्स का बिहेवियर है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि जो बस है वो पहले चल रही थी स्लो स्पीड से, अचानक स्पीड तेज़, बहुत एकदम से सडनली उसने स्पीड तेज़ कर ली, स्पीड तेज़ कर ली, जो बॉक्स रखा होता गैलरी में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसके जो बिहेवियर है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, क्योंकि कोई फोर्स तो अप्लाई करने आया नहीं, फिर भी बॉक्स जो था या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या आप बैठे हैं मैरी गो राउंड पर तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, या जो बॉल रखी है मैरी गो राउंड पर वो जा रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी जो बॉडी का मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर उसकी जो बिहेवियर है उसको आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेफरेंस फ्रेम थे वो तो किसी या तो रेस्ट की किसी बॉडी से अटैच थे या किसी
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी से और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इससे अटैच जो रेफरेंस फ्रेम थे वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रोटेटिंग, रिटार्डेड या एक्सेलरेटेड बॉडी से अटैच्ड जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं। आप लिखेंगे द रेफरेंस फ्रेम attached with a rotating body, accelerated or retarded body is called non-inertial reference frame। एग्जाम्पल देखिए, रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड विद मैरी गो राउंड, एक्सेलरेटेड बस, रिटार्डेड बस, ये एग्जाम्पल हैं। अगर इससे अटैच्ड है तो ऐसा जो रेफरेंस फ्रेम होगा ये होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अगली जो बात आती है यह है पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन। पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन। ये जो पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन है ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, या तो ये कंपैरेटिव होती हैं या ये रिलेटिव होती हैं। ठीक है ना, आप ये कहें कि बॉडी रेस्ट में है तो ये बात हमेशा सही नहीं है, या आप ये कहें कि ये बॉडी मोशन में है तो ये बात भी हमेशा सही नहीं है। कैसे? मैं लिखूंगा इस बात को पहले, फिर बताऊंगा आप लोगों को कि पोजीशन ऑफ रेस्ट पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन आर not absolute। They are comparative और रिलेटिव। एग्ज़ाम्पल समझिए, एग्ज़ाम्पल ये कि मान लीजिए कि दो बसेस हैं, ये दो बसेस एक ही स्पीड से एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ड्राइवर की एक बस के ड्राइवर की सीट से अटैच्ड एक रेफरेंस फ्रेम है, तो आप जानते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ। अब अगर दूसरे ड्राइवर की पोजीशन को देखा जाए तो उस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो उस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में जो दूसरा ड्राइवर है उस रेफरेंस फ्रेम में वो भी रेस्ट में होगा। पहला तो होगा ही रेस्ट में क्योंकि उसी की सीट से अटैच रेफरेंस फ्रेम है, लेकिन दूसरा वाला भी उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर कोई रेफरेंस फ्रेम अटैच है रोड से, रोड कैसा है? स्टेशनरी, तो वो भी रेफरेंस फ्रेम कैसा हुआ? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो उसके रेस्पेक्ट में दोनों ड्राइवर जो होंगे वो मोशन में होंगे। ठीक है। तो आप देखिए एक रेफरेंस फ्रेम में तो वो ड्राइवर्स जो हैं वो रेस्ट में हैं और दूसरे रेफरेंस फ्रेम में वही ड्राइवर जो है वो मोशन में है। ऐसे ही एक बहुत ही और अच्छा एग्जांपल है कि अब एक लड़का बैठा है बोट में
अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो लड़का है जो बोट में बैठा हुआ है ये मोशन में है कि रेस्ट में है। तो अगर रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड है बोट से तो उस रेफरेंस फ्रेम में जो लड़का है वो तो रेस्ट में है, यानी विद रिस्पेक्ट टू बोट जो लड़का है वो रेस्ट में है। और अगर आपसे कहा जाए कि जो रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड है वो बैंक ऑफ द रिवर से अटैच्ड है, रिवर के किनारे से अटैच्ड है, तो उस रेफरेंस फ्रेम में जो लड़का है वो मोशन में है। तो इसलिए रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज होता है तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। इसलिए रेस्ट की पोजीशन और मोशन की पोजीशन जो होती है वो हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होती है, कंपैरेटिव होती है। जैसे कि हम लोग, अभी मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, तो अगर कोई रेफरेंस फ्रेम सन से अटैच्ड होगा तो उसके रेस्पेक्ट में मोशन में होऊंगा, और अगर रूम से अटैच्ड होगा तो मैं रेस्ट में होऊंगा। तो इसलिए रेफरेंस फ्रेम की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए रेफरेंस फ्रेम से ही हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है ये है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन। तो कब मोशन वन डायमेंशनल होगा, कब टू डायमेंशनल होगा, कब थ्री डायमेंशनल होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए समझिए ध्यान से, तीनों बातें पहले लिख दूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा कि मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहली बात तो मैं ये करूँगा। फिर मैं कहूँगा कि मोशन इन टू डायमेंशन और इसका मतलब होता है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ओके। और लास्ट होता है मोशन इन थ्री डायमेंशन। और मोशन इन स्पेस। ये होता है। अब आप देखिए कि ये रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ से आप समझिए ये एक रेफरेंस फ्रेम है। अगर कोई भी बॉडी यहाँ चलना शुरू करती है ये अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप देख रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन है, उस वक्त केवल इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो बने रहेंगे। लेकिन ज़ीरो बने रहें ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ चलें, अगर मैं यहाँ चलूँ ये और फिर मैं चलूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप देखिए केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और जो वाई है वो इतना रहेगा और जो जेड है वो इतना रहेगा। तो वाई और जेड ज़ीरो तो नहीं होंगे लेकिन कांस्टेंट बने रहेंगे। तो मोशन इन वन डायमेंशन जब भी होता है तो वहाँ पर एक्स वाई जेड ये तीन कोऑर्डिनेट जो हैं इनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है और जो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कांस्टेंट बने रहते हैं। तो आप लिखेंगे कि ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, रिमेनिंग टू कोऑर्डिनेट्स remain same, that is constant। ये होता है। तो वन डायमेंशन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। फिर आइए मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन। जैसे कि अगर आप देखिए ये रूम है, ये उसका फर्श है, ये एक वॉल है, ये एक कॉर्नर है। तो अगर कोई चीज़ चल रही है इस फ्लोर पर, कोई भी टहल रहा है ये, तो वो कौन से प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अगर
इस वॉल पर, ये वॉल, इस वॉल पर मैं लिखना शुरू कर दूं या एक चीटी चलना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे एक्स, वो जेड वाई प्लेन में उसका मोशन होगा, उसके जेड और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर इस बोर्ड पर कोई चीज़ चल रही है या मेरा पेन चल रहा है, तो उसका ये मोशन जो होगा एक्स जेड प्लेन में होगा, उसके एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और जो रिमेनिंग वन कोऑर्डिनेट है अगर वो कांस्टेंट बना रहता है, तो इसका मतलब कि ये है मोशन इन ए प्लेन। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन की 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज remaining one coordinate remains same। ये होता है। और मोशन इन 3 डायमेंशन, अगर ये एक रूम है और यहाँ पर एक बर्ड, एक चिड़िया उड़ गई यहाँ से, तो आप देखेंगे इस तरह से कहीं भी जा सकती है उड़ के, या एक मक्खी उड़ रही है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कहीं भी जा सकती है। उस केस में उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज होंगे। अगर तीनों चेंज होते हैं तो इसका मोशन इन स्पेस, तो आप लिखेंगे ऑल द 3 कोऑर्डिनेट चेंज। ये होता है मोशन इन 3 डायमेंशन। अब एक बात और समझिए, वो बात ये कि जैसे कि आप रूम में बैठे हुए हैं, आपने देखा एक कॉर्नर ये है और एक वो कॉर्नर है, आपने एक वायर बांध दिया, यहाँ पर वायर बांध दिया। अब जब वायर बांध दिया, अब मानिए उस वायर पर एक चींटी चल रही है, ये जा रही है। अब आप मुझे बताइए कि आपने ये तीनों पढ़ चुके हैं आप लोग, इन तीनों में से कौन सा मोशन है? उस चींटी का जो मोशन है, क्या वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, क्या मोशन इन ए प्लेन है, या मोशन इन ए स्पेस है? अगर आप सोचें तो सोच के बताइए, सोच लीजिए पहले कि इनमें से कौन सा मोशन होगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपके मन में जो आंसर है और मैक्सिमम लोगों के मन में जो आंसर होता है वो होता है कि मोशन इन स्पेस, क्योंकि आप देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। अगर आप लोग किसी ऐसे शख्स को ले आएँ जिसने फिज़िक्स पढ़ी नहीं है और आप उससे पूछें कि ये वायर पर चींटी चल रही है, तो आप बताओ क्या इसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, या मोशन इन प्लेन है, या मोशन इन स्पेस है? तो वो तो ये कहेगा हाँ भाई सीधी लाइन में चल रही चींटी, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये कहेगा। तो फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है? तो मिस्टेक ये हो रही है कि आपका जो रेफरेंस फ्रेम है वो गलत तरीके से रखा हुआ है, आपका रेफरेंस फ्रेम वेल डिफाइंड नहीं है। आप देखिए उस केस में जो ये 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड, ये जो तीनों एक्सेस हमारे पास हुआ करती हैं, ये आपको इसको जो वायर ये है, आपको अपनी एक्सिस को घुमाकर ऐसा कर लेना चाहिए। अगर आपने एक्स एक्सिस घुमाकर इस तरफ कर लिया है तो आप देखिए केवल एस कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कांस्टेंट बने रहेंगे। तो आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है या एक ही प्लेन में अगर मोशन हो रहा है, तो आपको अपने रेफरेंस फ्रेम को सेट कर लेना चाहिए कि फिर आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेट चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो इस केस में कोई भी एक एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, आपको इस वायर के अलॉन्ग कर लेनी चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा सही से जो भी मोशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, भले ही सिलेबस में हो चाहे ना हो, लेकिन रेफरेंस फ्रेम की जो नॉलेज है ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ठीक तरह समझिएगा। अगर ये समझ लेंगे तो फिर आगे जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।